हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पर्यावरण वन लाइनर सीरीज। आज उसका हम भाग 3 लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। लास्ट 2 भागों में हमने चैप्टर 1 से 3 तक की चर्चा कर ली थी। आज हम 4th चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो आइए देखते हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जल चक्र तथा गैसीय चक्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। उत्पादकों की शोषण क्रिया के पश्चात बची हुई ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जीव भार के रूप में संचित रहता है, जो कि शाकाहारियों एवं अपघटकों के लिए भोजन के काम आता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुरी की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे हम सदाबहार वर्षा वन कहते हैं, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुरी, इनकी प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। आहार तथा ऊर्जा के एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। जो आहार और ऊर्जा जो होते हैं, जो आहार और ऊर्जा जो है वो एक वर्ग के जीवों, ठीक है, एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। ठीक है ना, फूड चेन किसे कहते हैं? जहां पर आहार यानी कि भोजन और ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में जो श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होता है या फिर स्थानांतरित होती है, उसी को आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं तथा ये आपस में मिलकर खाद्य जाल, फूड वेब का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, पारितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, उन्हें मिलाकर खाद्य जाल यानी कि फूड वेब का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें, जो खाद्य जाल होता है वो खाद्य श्रृंखला से जटिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, खाद्य जाल यानी फूड वेव फूड चेन से जटिल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के किसी का मतलब प्रथम यहाँ पर जीव में बढ़ता जाता है, तो इसे जैव संचयन, बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रदूषक की अंतर्ग्रहण और संग्रहण की दर निष्कासन से अधिक होती है। जो प्रदूषक होता है, जब किसी प्राथमिक जीव में, यहाँ पर प्रथम जीव लिख रखा है, जीव में बढ़ता जाता है, तो जैव संचयन, बायो एक्युमुलेशन की कहते हैं इसे। और प्रदूषण की जो अंतर्ग्रहण और संग्रहण की दर होती है वो निष्कासन से अधिक होती है, मतलब उतना जो बाहर नहीं निकाल पाता जितना वो ग्रहण करता रहता है। ठीक है, आहार श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर जब प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है तो यह क्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ठीक है, यहाँ पर 2 ही लिख रहा है, और एक ऊर्जा पिरामिड होता है। ठीक है ना,
संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एक ऊर्जा पिरामिड होता है। यहाँ पर थोड़ा हटिया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड, इसमें संख्या और बायोमास के पिरामिड उल्टे तथा सीधे दोनों रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ गलती है, संख्या, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा इसको एडिट करते वक्त प्रॉब्लम हो गई थी, आपको बताते हैं। जैसे यहाँ संख्या पिरामिड है और बायोमास पिरामिड, ये यहाँ पर इसको हटा दिया है, बायोमास पिरामिड, और तीसरा जो हमने बताया था ऊर्जा पिरामिड, ठीक है ना। ये है संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, ये लाइन यहाँ से जुड़ी हुई है यहाँ तक, ठीक है, याद रखिएगा। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ठीक है, और ऊर्जा पिरामिड, ये होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें संख्या और बायोमास के पिरामिड उल्टे और सीधे दोनों रूपों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो संख्या और बायोमास पिरामिड होते हैं वो उल्टे और सीधे दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, संख्या और बायोमास के जो पिरामिड होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार उल्टे एवं सीधे दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ठीक है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊर्जा पिरामिड सीधा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये हमने बनाया पिरामिड, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर ऊर्जा होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम 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 होते हुए 10% कम होती जाएगी ना, 10% ही प्राप्त होगी ऊपर वाले को। यहाँ पर 100 है, फिर उससे 10% प्राप्त, उसकी 10%, उसके 10 इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो सीधा पिरामिड रहता है ऊर्जा वाला, सही है। ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता। जो ऊर्जा होती है वो 10% ही प्राप्त होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, ठीक है ना। इसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है, ठीक है। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियां के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। यह अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण खाली क्षेत्रों जैसे चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं, जहां पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, में होता है, जबकि द्वितीय अनुक्रमण वर्तमान प्राकृतिक वनस्पतियों की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आता है। प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीय अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। यहाँ पर हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं। जैसे कोई प्राथमिक अनुक्रमण के बारे में बताते हैं, जैसे कोई नई चट्टान बनी, लावा निकला, ज्वालामुखी के द्वारा नई चट्टान बनी, नया धरातल बना, तो वहां पर कोई भी पहले से जीवन नहीं था, ठीक है। नई नई चट्टान बनी है, कोई पहले से जीवन नहीं था, तो वहां पर जो विकसित होंगे समुदाय, प्रजातियां विकसित होंगी, उसको प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई जैसे जंगल है, उसको जला दिया, तो वहां पर जीव रहते थे, लेकिन जला दिया, वहां पर कोई भी नहीं है। उसके बाद जब दोबारा वहां पर कोई जीव बसे जाएंगे, ठीक है ना, पहुंच जाएंगे, तो उसको द्वितीयक अनुक्रमण माना जाएगा, क्योंकि पहले से वहां पर जीव रहते थे, ठीक है ना। वो नया नहीं है, पहले से रहते थे, अब कुछ समय पहले खाली हो गया था, तो उसको द्वितीयक अनुक्रमण माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, प्राथमिक अनुक्रमण में समय अधिक लगता है। इसमें लिखा है ना, प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीय अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है, क्योंकि प्राथमिक के वहां पर सबसे पहले जो वातावरण था जीवों का रहने के लिए, वो अब भी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय अनुक्रमण में समय कम लगता है, प्राथमिक में अधिक लगता है। वे समुदाय जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं, अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं।
इन समुदायों की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, किंतु जीवन काल कम होता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाता है। यह समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल और दीर्घकालिक होता है। ठीक है। वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैव भार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, पारिस्थितिकीय दक्षता कहलाती है। अब देखते हैं 5th चैप्टर, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण। ठीक है, जो हमने इसमें पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, पदार्थों का संचरण, संग्रहण, उसी से संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य। पारिस्थितिकी तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्व तथा ऊर्जा का प्रवाह जीवों की सृष्टि हेतु आवश्यक होते हैं। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: बृहद स्तरीय तत्व, गौण तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्वों की मात्रा शुष्क भार के 1% से अधिक होती है तथा पौधों की इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो बृहद पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व 3 प्रकार के 3 वर्गों में बांटे जाते हैं: बृहद स्तरीय तत्व, गौण तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, जिसमें बृहद पोषक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा शुष्क जैव भार के 1% से अधिक होती है और तथा पौधों को इनकी अधिक मात्रा की में आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताए चलें, ये पोषक तत्वों के बारे में बात चल रही है। ये ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वो एक ही दशीय होती है, मतलब कि पुनर्चक्रित नहीं होती, उसका पुनर्चक्र नहीं होता है। हमने पहले चर्चा कर ली थी। पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं: गैसीय चक्र, इसमें पोषक तत्वों का भंडारण या तो वायु या समुद्र बाष्पीकरण द्वारा में होता है। ठीक है। दूसरा है अवसादी चक्र, इसमें पोषक तत्वों का भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के रूप में सम्मिलित रूप से समस्त जीवों के सकल भार के लगभग 80.5% भाग पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के बात कर रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जीव मंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है। ठीक है, अतः इस तत्व के चक्र को जल चक्र भी कहते हैं, वाटर साइकिल या H2O साइकिल भी कहते हैं। जो हाइड्रोजन का चक्रण होता है वो जीव मंडल में किसके द्वारा होता है? जल चक्र के रूप में। जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन से बना होता है। जो जीवों का जो शुष्क भार होता है वह 49% किसका बना होता है? कार्बन से। तथा समुद्र में 71% कार्बन विलेय रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। जीवाश्म ईंधन कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रतिवर्ष 4 गुना 100 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसका पौधों तथा प्राणियों द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता है। मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है, क्योंकि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। आणविक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश विभिन्न स्वतंत्र तथा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों द्वारा होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में नाइट्रोजन यौगीकरण करने के लिए
विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे एनावीना, ओलोसेरा, नोस्टॉक आदि। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनिया में परिवर्तित होना अमोनियकरण कहलाता है। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। प्रारंभ में नाइट्रोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। नाइट्रीकरण का ठीक विपरीत विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधों तथा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। फास्फोरस का एक प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। मृदा घोल में फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन और जैविक पदार्थ के जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा विघटन से सल्फर का स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र तक गमन होता है। ठीक है, चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन और जैविक पदार्थ के जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा विघटन से सल्फर का स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र में गमन होता है या मिलावट मतलब मिलाई जाती है। सल्फर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह गैसीय तथा अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। सल्फर के अन्य स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोटों, जीवाश्म ईंधनों के जलने द्वारा निकलने वाली गैसें सम्मिलित हैं। ठीक है, मानव ने अपने उपभोग के लिए वनों को काटकर जीवाश्म ईंधन और हाइड्रोकार्बन जलाकर कार्बन उत्सर्जन, जो 1940 में 1.1 बिलियन टन था, उसे 2014-15 में बढ़ाकर लगभग 40 बिलियन टन तक कर दिया। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, हमने 5 चैप्टर देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम 6ठा चैप्टर, पर्यावरणीय अनुकूलन। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।